जी, हम स्टार्ट करें CSS को। और CSS एक्चुअली किस काम के लिए यूज़ होता है? CSS इज़ अ लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट। हम HTML में पैराग्राफ लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कोई और चीज़ डिव्स लगाते हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट स्टाइल्स देने के लिए, लाइक अगर कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसके फ़ॉन्ट्स हम कहते हैं कि उसका ये स्टाइल होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड ये होना चाहिए, साइज ये होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें CSS में। और CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड, वो हमें कैसे नज़र आते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम पहले से कर चुके हैं, लाइक अगर हम ये देखें, CSS की एग्जांपल देखें तो लाइक हम बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू यहाँ पे लिखा हुआ है। और H1 जितनी भी होंगी हमारी, उनमें उनका कलर क्या होगा? वाइट होगा। और टेक्स्ट अलाइन क्या होगा? सेंटर में होगा, ठीक है, ये H1 के लिए। और पैराग्राफ हमारा है, जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उनका फ़ॉन्ट कौन सा होगा? वर्डाना। और उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा? 20%, ठीक है। तो वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये जो CSS है, ये हम देख चुके हैं कि ये हम जो है वो इंटरनल CSS भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी ये जो यूज़ हुआ है, ये जो हम स्टाइल लिखते हैं, ये हम हेड के पार्ट में लिखते हैं ना। ये देखा है, हेड के पार्ट में ये स्टाइल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये बॉडी के लिए है, ये H1 के लिए है और ये पैराग्राफ के लिए। दैट्स ऑल, ठीक है। और बॉडी में हमने क्या किया? एक हमने H1 किया है और एक हमने पैराग्राफ लिखा है। अगर हम कोई और पैराग्राफ भी लिखते हैं तो अब हमें दोबारा से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा जो पैराग्राफ है वो किस तरह का होना चाहिए। तो जो जितने भी पैराग्राफ लिखेंगे उनका फ़ॉन्ट साइज़ ये होगा और उनका फ़ॉन्ट फैमिली ये होगी, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं सबका 30 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो फ़ॉन्ट का मैंने नाम चेंज किया तो जितने भी पैराग्राफ से सबका एक ही टाइम पे चेंज हो गया। तो ये फ़ायदा है हमारा। हाँ, ये फ़ॉन्ट्स की फैमिली होती है पूरी, एक फैमिली में एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होते हैं। ओके, तो CSS इज़ एब्रीविएशन ऑफ कैस्केड स्टाइल शीट। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा स्क्रीन पे जो हम HTML के जो एलिमेंट्स हम देख रहे हैं वो हमें देखने में कैसे नज़र आएंगे। अब देखें, ये एक पेज बनाया हुआ है और इसमें ये हमारे पास ऊपर हेडर है और आप देख रहे हैं ये साइडों में ज़रा राउंड सा दिया हुआ है और ये हमारे पास बटन्स टाइप चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक अलग एरिया है ये, और ये हमारे पास नीचे ये वाला क्या है? फुटर है। अच्छा, उसके ऊपर भी हमने ये एक डिव सी लगाई हुई है और ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये हमारे पास जो है वो हेडिंग है। अच्छा, अब ये एक ही पेज है HTML का, लेकिन एक ही पेज पे एक से ज़्यादा शीट्स CSS आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इस वक्त जो शीट अप्लाई हुई है वो कौन सी हुई है? CSS अप्लाई हुई है, वो है 1। अगर हम इसकी स्टाइल शीट चेंज कर दें तो ये इस तरह की हो जाएगी। यानी HTML वही लिखा लगा हुआ है, तो वही हमारे पास हेडिंग है, वही पैराग्राफ्स हैं, वही हेडिंग है, वही पैराग्राफ हैं, वही बैक एंड पे जाके हमारे पास फुटर है। लेकिन अगर हम उसकी जस्ट स्टाइल शीट चेंज कर रहे हैं CSS, तो उसका स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये तीसरा है, तीसरे में और चेंज हो गया, चौथे में और चेंज हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली HTML पेज कैसा है? ऐसे है कि ये हमने एक हेडिंग लिखी है, पैराग्राफ लिखा है और ये हमने जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ये भी हमारे पास हेडिंग है, ये हमारे पास पैराग्राफ है। यानी एक्चुअली ये पेज ऐसा था एक्चुअली। लेकिन अगर हम इसके साथ जो भी स्टाइल शीट अप्लाई करते हैं तो स्टाइल शीट से हमारा पेज जो है उसकी लुक जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है कि लाइक हम यहाँ पे अगर कहते हैं स्टाइल शीट 1 में कि बैकग्राउंड कलर ये कर दो, वो हो जाएगा। हम कहते हैं कि H1 का ये स्टाइल कर दो, वो हो जाएगा। हम कहते हैं वो सेंटर में आ जाए, वो सेंटर में आ जाएगा। हम कहते हैं लेफ्ट पे आ जाए, राइट पे आ जाए, उस तरह से हो जाएगा।
ठीक है। और हमने अगर कोई पैडिंग दी है, हमने कोई मार्जिन दिया है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें नज़र आ रही होती है। तो ये सारी स्टोरी है आपकी CSS की। और अगेन यहाँ पे देख लें कि लाइक ये बैकग्राउंड कलर हमने लगाया, कोई H1 के लिए हमने कोई लिखा, ऐसे ही हमने पैराग्राफ के लिए कुछ लिखा। ठीक है। तो CSS हमारे पेज को, HTML के पेज को क्या करती है, स्टाइल देती है। ठीक है। और CSS का सिंटैक्स क्या है, हम कैसे लिखते हैं? तो सर वो हम HTML में वही करते थे ना, हेडिंग में लिखते थे। हाँ, ये वो इन लाइन है। नहीं, ये एक्चुअली हम इंटरनल CSS लिखते थे वहाँ पे भी, क्लासेस वगैरह भी हम यूज करते थे। तो सेम वही चीज़ है। ये देखें ना, हम कहते हैं कि पैराग्राफ किस तरह का हो, उसका कलर रेड होगा और टेक्स्ट लाइन में सेंटर होगा। सर इसमें बॉडी में लिख लें? नहीं, ये हेडिंग में लिखते हैं। वो ऊपर तो हमारे ये देखें ना, ये देखें, ये हम कहाँ पे लिख रहे हैं, हेड में लिख रहे हैं। जी। हेड के अंदर स्टाइल का टैग शुरू हुआ, स्टाइल का टैग क्लोज हो गया। इसके अंदर हमने 3 किस्म की चीज़ें लिखी हैं। एक बॉडी के लिए, बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है। ठीक है। लाइक अगर बॉडी का कलर जो है वो मैं टोमेटो कर देता हूँ तो कलर चेंज होगा। ठीक है। H1 क्या है हमारा, वाइट है और सेंटर है, तो ये वाइट है और सेंटर है। पैराग्राफ एरियल है और 30 पिक्सल है, मैं कहता हूँ नहीं इसको छोटा करना है, 15 पिक्सल करना है, 10 पिक्सल करना है, 10 पिक्सल हो गया। ठीक है। ये हेड के सेक्शन में लिखना है हम स्टाइल में, ये इंटरनल है। और एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि हम ये यहाँ पे नहीं लिख रहे, बल्कि इसकी अलग फाइल बनाएंगे और यहाँ पे उसको लिंक करेंगे। उसकी भी एग्जांपल आगे आएगी, बल्कि पहले ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को, तो खैर और आगे भी आएगा। अच्छा, सिंटैक्स क्या है इसका, लाइक ये देखें, हाँ हम H1 के लिए लिखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और उसके दरम्यान में कलर ब्लू सेमी कॉलन। अब नॉर्मली हम नीचे लाइन पे आ जाते हैं, फॉन्ट साइज, ये कॉलन और सेमी कॉलन होता है। फॉन्ट साइज कॉलन, आगे साइज वैल्यूज की सेमी कॉलन, कलर कॉलन ब्लू सेमी कॉलन, इस तरह से हम लिखते हैं। तो गेन, अच्छा इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस लिख रहे हैं। ये हमने लिखा था ना, डॉट के साथ हम क्लास भी लिख देते हैं। जी सर। ठीक है। तो वो जिस नीचे जिस HTML कंपोनेंट पे हम ये क्लास अप्लाई कर देंगे, देखें होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, बॉडी तो एक वेल नोन चीज़ है ना, बॉडी का एलिमेंट HTML में मौजूद है, और H1 का भी मौजूद है, P का भी मौजूद है। P में अब हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स लिखे, तो सब पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अगर हमारे पास, यानी यहाँ पे कितने हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, 3 है, लेकिन अगर ये 9 हो, अब कितने बन गए, 9, तो अब वो 9 पे यही अप्लाई हो रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, 3 पे अप्लाई होना चाहिए, और बाकी 3 पे अप्लाई और होना चाहिए। तो फिर हम P तो नहीं लिखेंगे ना, P का तो मतलब है ऑल पैराग्राफ्स। फिर हम इधर क्लास बना देंगे, क्या बना देंगे, क्लास बना देंगे। क्लास हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से, डॉट आगे क्लास का नाम और आगे जो भी यहाँ पे लिखना है वो लिख देते हैं। और जब उसको अप्लाई करना है हमने, तो वो फिर हम अप्लाई कैसे करते हैं, ये H1 है तो उसके आगे हम ये लिख देंगे, क्लास इज इक्वल टू जो भी क्लास का नाम हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है। लाइक यहाँ भी अगर हम इसको चेंज करते हैं, तो मैं इसको क्लास में कन्वर्ट करने लगा हूँ, मैं इसको कहता हूँ डॉट P1। ठीक है। तो ये क्लास बन गई। अब जहां जहां पे मैं ये क्लास अप्लाई करूंगा, क्लास इज इक्वल टू P1, इस तरह से। P1 के साथ कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका मैंने नाम लग ऐसे ही कोई नाम मैंने रख लिया।
अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पैराग्राफ के लिए अप्लाई करना था ना, मैं H1 में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो H1 स्मॉल हो गया था। तो अब ये मैंने पैराग्राफ पे अप्लाई किया, तो जिस पे अप्लाई किया है सिर्फ उस पे अप्लाई हो, पहले पे किया है और एक मैं लास्ट वाले पे कर देता हूँ। तो अब ये सारे पैराग्राफ्स पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये पहले वाले पे हुआ है और लास्ट वाले पे हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक और क्लास बनाता हूँ, ये देखें, मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ कोर, कुछ भी नाम रखना है अपने क्लास का, ठीक, लेकिन ऐसे 3-4 नहीं रखने, आपने ज़रा मैचिंग रखना है नाम, जो ज़रा ये नाम से कुछ समझ भी आए, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू FOUR4, ये देखें, अब ये इस पर भी अप्लाई हो गया, लेकिन इसको चले यहाँ से चेंज करते हैं, इसका हम यहाँ पे करते हैं, हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं और यहाँ से हम उसका साइज भी चेंज करते हैं, ये देखें, ये कैलिब्री हो गया और 20 पिक्सल हो गया। क्यों? इस पैराग्राफ पे हमने क्लास और अप्लाई की है, 4 वाली की है, और इस पैराग्राफ पे हमने क्लास कौन सी अप्लाई की है, क्लास 3 अप्लाई की है। तो अब आप मल्टीपल पैराग्राफ्स के लिए यहाँ पे क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, और क्लासेस डिफाइन करके जिस एलिमेंट पे जो क्लास आप अप्लाई करेंगे वही अप्लाई होगा। अगर आप सिंपल P लिखेंगे तो फिर सारे पैराग्राफ्स जितने भी हैं उन पे सेम वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। इट मीन्स कि हम ये जो चीज़ है ये सारे पेज पे अप्लाई होगी, सारे पेज पे, ठीक है। लाइक इसको मैं अगर यहाँ से उठाता हूँ और इधर यहाँ पे ये स्टाइल है, चले हम शुरू में लगा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो क्या हुआ, सारे पे अप्लाई हो गए। इसमें क्या लिखा हुआ है इस क्लास में कि सेंटर हो जाए और कलर ब्लू हो जाए, तो वो सेंटर हो गया और कलर ये सब पे अप्लाई हो, ठीक है। स्टैटिक का क्या मतलब है? अप्लाई टू ऑल, यूनिवर्सल। अच्छा जी, अच्छा अब हम यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल यहाँ पे हमने H1 के लिए एक स्टाइल दिया, H2 के लिए दिया और पैराग्राफ के लिए दिया, हमने 3 दिया। जब हम लिख रहे हैं तो यानी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, हमने लगाया क्या, H1 के लिए भी सेंटर और रेड, H2 के लिए भी सेंटर और रेड, और पैराग्राफ के लिए भी सेंटर और रेड, यानी वैल्यूज हमने सेम दी हैं। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H1, H2, P, सेंटर एंड रेड। तो यहाँ पे एक ही दफ़ा में 3 स्टाइल्स अप्लाई कर दिया, डिफाइन कर दिए, क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ओके, हाउ टू ऐड CSS। हम CSS कैसे ऐड करते हैं? एक होती है एक्सटर्नल CSS, जो HTML के पेज के अंदर नहीं लिखी जाती बल्कि उससे बाहर लिखी जाती है। वो नॉर्मली हम एक कोई भी फाइल बना लेंगे, उसका नाम आप कुछ भी रख लें, style.css नाम रख लें, और वो उसी फोल्डर में होती है नॉर्मली जहाँ पे आपका HTML पेज है, और आप उसको इंसर्ट करवा देते हैं, लिंक करवा देते हैं। जैसे पिक्चर नहीं इंसर्ट करवाते, पिक्चर का लिंक क्रिएट कर देते हैं या हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, वैसे। दूसरी चीज ये है कि आप कोई वेब का एड्रेस दे देते हैं। लाइक ये देखें ना, ये क्या किया हुआ है कि लिंक और href आपने किया है, आपने उस फाइल का नाम रखा mystyle.css, और ये उसी फोल्डर के अंदर है जहाँ पे आपका HTML का पेज है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये जो लिखा है, अगर आप इंटरनेट पे आपकी CSS फाइल पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे पूरा URL लिखेंगे, HTTP और सारा सारा इंटरनेट का URL। अगेन ये एग्जांपल्स हम पहले कर चुके हैं।
और इंटरनल CSS किसको कहते हैं? ये जो इंटरनल CSS है, ये जो हम हेड के पार्ट में लिखते हैं, स्टाइल से शुरू होती है और स्टाइल पे खत्म हो जाती है। एक्सटर्नल में भी यही है कि यही स्टाइल शीट जो है, ये स्टाइल से शुरू होती है, स्टाइल पे खत्म होती है। इसको आपने नोटपैड में लिख लें या किसी जगह पे भी लिख लें और उसको आप सेव कर लें और उसे आप लिंक कर दें। और इनलाइन CSS कौन सी होती है? जो आप HTML के एलिमेंट के साथ ही, उसके स्टार्टिंग टैग के साथ ही लिख देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनलाइन CSS। ये वाली H1 और उसके साथ ही आप स्टाइल लिख रहे हैं, स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन वैल्यू सेमीकोलन, टेक्स्ट लाइन कॉलन आगे उसकी वैल्यू सेमीकोलन। तो ये किसको कहते हैं? ये हमारी इन लाइन है। इसमें हमने ऊपर हेड के पार्ट में नहीं डिफाइन किया, तो इसमें हम H1 के साथ ही कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप कभी भी इन लाइन ना यूज़ करें, कभी बहुत ज़रूरत है तो आप यूज़ करें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि CSS आपकी एक्सटर्नल होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल नहीं है तो इंटरनल होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा स्टाइल आप लिखना चाह रहे हैं जो इंटरनल में भी आप नहीं लिखना चाहते, तो फिर आप उसके लिए इनलाइन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी तरतीब होनी चाहिए। आप एक से ज़्यादा स्टाइल शीट्स भी लगा सकते हैं। लाइक आपने एक्सटर्नल भी ली हुई है, आपने इंटरनल भी लगा दी है, और आप सम टाइम इनलाइन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि आपका जो टैग है वो कौन सी CSS को यूज़ कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि एक ही CSS यूज़ करें, या एक्सटर्नल या इंटरनल। और इनलाइन का तो मैंने आपसे कहा है कि इंतहाई ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ करें। मतलब आपने जब ऊपर आपने डिफाइन किया तो फिर इनलाइन आप क्यों डिफाइन करेंगे? ये देखें ना, ये आपका स्टाइल है, ये आपका है इंटरनल। यहाँ पे जब चीज डिफाइन कर दी है तो फिर यहाँ पे डिफाइन करने की क्या जरूरत है? सर अगर इंटरनल ना किया हो तो ये इंटरनल क्यों ना किया हो? मतलब आपने एक पेज बनाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप इंटरनल या एक्सटर्नल की बजाय पेज बना लें? इनलाइन कर लें, मतलब क्यों नहीं कर सकते ये? कर लें, आप करें, उस पर खपें। आप देखें ना, हर एलिमेंट के लिए आप CSS लिखेंगे। आपने देखें, मेरी बात सुने, आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं 100 पैराग्राफ्स। अगर आप इंटरनल में यहाँ पे एक दफ़ा P लिख के कह रहे हैं कलर रेड, एक दफ़ा, तो नीचे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनलाइन लिखेंगी तो हर पैराग्राफ में आप यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करेंगी रेड रेड रेड, यानी आपको 100 पैराग्राफ्स में 100 टाइम उसका स्टाइल जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मुसीबत में आप पढ़ना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। चलो, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी याददाश्त के लिए कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं जो एक्चुअली सिंटैक्स नहीं है CSS का, उसको हम कमेंट कहते हैं, और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता। तो CSS का सिंटैक्स लिखना हो तो स्लैश और स्टार, फिर आप जो भी आपने कमेंट लिखना है वो लिख लें, और फिर स्टार और हैश, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइक आप पैराग्राफ है तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि माई CSS फॉर पैराग्राफ, ठीक है, इस तरह से। ये अपनी याददाश्त के लिए कमेंट है। और ये भी कमेंट है। अगर आप HTML के अंदर कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, और CSS में कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। यानी ये दो डिफरेंसेस हैं, CSS में कमेंट कैसे लिखना है और HTML में कमेंट कैसे लिखना है। कलर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास ये कलर्स के नेम हैं। जब हम लिख रहे हैं कलर इज इक्वल टू, तो हम इनमें से कोई नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 140 स्टैंडर्ड कलर्स नेम जो है उनका उसमें एक अलग से डॉक्यूमेंट भी बना दिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। ये देखें, ये सारे नाम उसने दिए हुए हैं कलर्स के। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से ही देख लें। और इसके साथ उसने ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी दे दिए हैं, आप नेम लिख दें या ये वाली वैल्यू लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, और लाइक ये देखें स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे आगे कलर का नेम लिख दें
उसकी RGB वैल्यू लिख दें या उसका हेक्साडेसिमल लिख दें, कोई भी, जो भी जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप वैसे लिख दें। तो बॉर्डर का कलर है, आपके टेक्स्ट का कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। तो आप कलर को 2-3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। RGB वैल्यूज भी आप दे सकते हैं और हेक्साडेसिमल भी दे सकते हैं। तो बस फिर यहाँ अगेन ये चीज़ें हमारी रिपीट हो रही हैं, हम नई चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, ये सर रिपीट वो हो जो रही हैं, नहीं आ रही उनके लिए फिर उनके लिए रिकॉर्ड हो रही है। तो अच्छा, समटाइम ऐसे है कि हम अपने पेज को बैकग्राउंड लगा देते हैं, ठीक है, जैसे ये बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो बैकग्राउंड से रिलेटेड हमारे पास जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? बैकग्राउंड कलर है जो हमने पहले यूज़ किया है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज है, जैसे ये इमेज है, और बैकग्राउंड रिपीट है, हम इमेज को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो बैकग्राउंड किस पोजीशन पे आए हमारे पास, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर का मतलब तो यही है, सिंपल, जैसे ये हमने लिखा बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और ये भी बैकग्राउंड कलर्स ही हैं। अब H1 के लिए बैकग्राउंड कलर और होगा, फिर एक डिव है उसके लिए और है, फिर एक पैराग्राफ है उसके लिए और है, ठीक है। ये पॉसिबल है, आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, अलग अलग कलर्स जो हैं वो दे सकते हैं, H1, डिव, P। तो H1 के लिए ये है, डिव के लिए ये है, P के लिए ये है। अच्छा, आगे आ जाए। आगे आपके पास है एक ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी की टर्म। ओपेसिटी कहते हैं सी थ्रू, के एक चीज़ है उसके ऊपर आप दूसरी चीज़ रखते हैं तो उसमें से नज़र आ रहा है, नीचे वाली चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको हम ओपेसिटी कहते हैं। तो ओपेसिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेके 1 के दरमियान तक होती हैं। अगर 1 है तो नो ओपेसिटी, अगर 0 है तो 100 टोटल ओपेसिटी, ठीक है। ये 0.1 है, हल्का सा नज़र आ रहा है। तो जब हमारे पास कोई ओपेसिटी, लाइक हमारे पास समटाइम पिक्चर ऐसी होती है, गिफ, स्पेशली GIF गिफ, उनको हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट बनाने में क्या होता है कि फिर नीचे की चीज़ नज़र आती है। ये देखें, ये ऐसी कितनी ओपेसिटी आप किसी कलर की कम करना चाहते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर RGBA वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी RGBA, यानी RGB 3 वैल्यूज़ होती हैं ना। ये देखें, बैकग्राउंड RGBA, ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है ब्लू, और ये उसका अल्फा चैनल है, यानी ओपेसिटी का 0.3 आपने यहाँ पे लगाया, तो ये तकरीबन इतनी ओपेसिटी है। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पे हम काम कर चुके हैं। ये ऑल बॉर्डर है, ये बॉटम बॉर्डर है, और ये डबल है, और ये साइड पे ज़रा राउंड है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे बॉर्डर है। तो आपने जो बॉर्डर लगाना है, फिर बॉर्डर आप किस तरह का लगाना चाहते हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इंसर्ट। तो ये यहाँ से ये देखें, ये सारे बॉर्डर्स यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स हैं। ये डॉटेड है, डैश है, सॉलिड है, डबल बॉर्डर है, ग्रूव, मतलब ये जैसा नज़र आ रहा है ना वैसा ही वो अप्लाई होगा। नो बॉर्डर, हिडन बॉर्डर, मिक्स बॉर्डर, इसमें इधर और है, टॉप पे और है, इधर और है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ये देखें, यानी ये आपका पैराग्राफ है, डॉट, ये डॉटेड है, ये डैश्ड है, ये सॉलिड है, ये डबल है। तो आगे हम उसका स्टाइल क्या रख रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, बॉर्डर स्टाइल डैश्ड, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर स्टाइल डबल। तो ये हमें सारे उधर नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके पास पैराग्राफ्स हैं, उनको वही वही वाली आपने क्लासेस अप्लाई कर देनी है जो ऊपर आपने क्रिएट की है। ये क्लासेस है ना सारी, जी सर। तो वही क्लासेस जो भी आप यहाँ पे इधर डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल जो भी हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर बॉर्डर जो है उसकी आप विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे 5 पिक्सल का बॉर्डर है, मीडियम है, 2 पिक्सल है, इस तरह से। ये देखें 5 पिक्सल का है, ये मीडियम है, ये 2 पिक्सल है, ठीक है। ये हम थिक के ज़रिए भी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा मीडियम, थिक, थिन, इस तरह के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल्स में भी बता सकते हैं कि हमारे पास कितना बॉर्डर है। ये देखें, इसको हमने लिखा 5 पिक्सल सॉलिड, मीडियम सॉलिड, ये मीडियम सॉलिड है, ये 2 पिक्सल डॉटेड है, ये 2 पिक्सल डॉटेड है, और ये थिक डॉटेड है, ये थिक डॉटेड है, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी होती,
जब आप वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये कितनी किस्म की चीज़ें हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि हम टॉप बॉटम की जो विड्थ वगैरह हैं उनको डिफरेंट साइजेस में हम रखना चाहते हैं, लाइक 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम और 20 पिक्सल साइड्स। तो ये हम कैसे लिखेंगे? ये देखें, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। वो फिर हम ऐसे लिखेंगे, दो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। अगर हम 4 लिखते हैं तो ये है आपका जो है वो टॉप, ये आपका राइट, ये आपका बॉटम और ये आपका लेफ्ट। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, क्लॉकवाइज होता है। बॉर्डर्स का कलर कैसे होना चाहिए? बॉर्डर कलर के साथ आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर रेड, ये इस तरह से आप कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, यानी आपने क्लासेस क्रिएट करते जाना है। ये P.1, P.2, P.3 ये क्लासेस के नेम है और आगे उनका ये रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। ये आप डिव को लगा दें, ये आप पैराग्राफ को लगा दें, ठीक है। ये देखें, पैराग्राफ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे। क्लास 1 में जो लिखा हुआ है वो 1 पे अप्लाई हो जाएगा, 2 में जो लिखा है वो ग्रीन है, ब्लू में जो लिखा है वो ब्लू डॉटेड है, वो लग जाएगा। ये वही है सारा, ये RGB के साथ भी आप वाटर कलर लगा सकते हैं, ठीक है। नेम लिख के भी लगा सकते हैं। ये भी ह्यू, सैचुरेशन, लुमेंस, जैसे वो है ना RGB है, वैसे ही इसकी भी वैल्यूज होती हैं, 0, 100%, 50%, ये भी वैल्यूज हैं। लेकिन आप ये सारी नहीं यूज़ करेंगे, आप कोशिश करें नेम यूज़ करने की सिर्फ। अगर नेम नहीं यूज़ करते तो फिर आप आपके पास ऑप्शन है हेक्साडेसिमल की, वो यूज़ करें। वो नहीं यूज़ करते तो आप RGB यूज़ करें। वो नहीं यूज़ करते तो फिर आप HSL यूज़ करेंगे। लेकिन आप सारे ना यूज़ करें, वरना तो वो चीज़ें खिचड़ी पक जाएगी, फिर समझ नहीं आएगी चीज़ों। अच्छा, समटाइम ये देखें, ये टॉप और बॉटम पे हमने और तरह का बॉर्डर लगाया और लेफ्ट और राइट पे और तरह का लगाया। अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आप ऐसे अजीब लगती हैं चीज़ें, आपने ना एक एक सादा सी चीज़ के साथ जाना होता है। अब यहाँ पे देखें, बॉर्डर टॉप डॉटेड, राइट सॉलिड, बॉटम डॉटेड, लेफ्ट सॉलिड। तो ऑप्शन है आपके पास, ये समझाने के लिए हैं ये सारी चीज़ें, अदरवाइज आपने इनको यूज़ नहीं करना। अच्छा, इन चीज़ों को ना आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, यानी सादा से अंदाज में भी लिख सकते हैं, ऐसे कि बॉर्डर 5 पिक्सल होगा, सॉलिड होगा, रेड होगा। मतलब बजाय 3 लाइनों में लिखने के आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं सॉलिड, यानी। और ये सॉलिड पहले भी लिख सकते हैं, 5 पिक्सल बाद में भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, राउंड कैसे कर रहे हैं आपने बॉर्डर? ये देखिए, उसमें रेडियस आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो ये देखें, ये जैसे आपको यहाँ पे ये राउंड नज़र आ रहा है, तो बॉर्डर थोड़ा सा एंड पे राउंड हो जाएगा, उससे ज़रा वो देखने में अच्छा लगेगा।